हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस प्रश्नावली के अंदर हम दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनको निरूपित करना, उनको हल करना, उनको बनाना, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो अभ्यास के जो मेन प्रश्न है उन पर आने से पहले हम कुछ बातों पर गौर करेंगे कि ये समीकरण कैसे होते हैं, इनको कैसे हल करते हैं। तो बेसिक चीजें देख लेते हैं, उसके बाद अपन प्रश्न शुरू करेंगे। तो ये 3-4 बातें हम देखेंगे पहले कि समीकरण क्या होता है, समीकरण का हल करने का क्या मतलब होता है, रैखिक समीकरण किसको कहते हैं और दो चर वाले समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण के बारे में हम बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि समीकरण एक गणितीय कथन है या एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, या क्यों कह दो कि कोई स्टेटमेंट है जिसको हम गणितीय रूप में निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक बात कहूं कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 आते हैं, एक सिंपल सा हिंदी का कथन है कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या है कि एक तो कोई संख्या है जो हमको पता नहीं है, तो एक तो क्या है, कोई संख्या है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, कोई संख्या है उसमें 3 जोड़ रहे हैं। तो एक तो जोड़ना महत्वपूर्ण है और एक 3 महत्वपूर्ण है। तो एक लिख दो योग, ठीक है, एक है हमारे 3। तो कोई संख्या है उसमें 3 का योग करने पर 10 आते हैं, तो 10 एक महत्वपूर्ण है। और एक 10 आते हैं का मतलब उसका मान 10 के बराबर है, तो एक इसमें ये कंडीशन आ रही है कि मान जो है वो बराबर है किसके, 10 के। तो इस कथन में कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं, इसमें ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या, कोई संख्या है उसमें योग कर रहे हैं किसका, 3 का, तो किसके बराबर आ रहा है, 10 के बराबर। अब यहां से देखो 10 को गणितीय रूप में इस तरह निरूपित कर देंगे, बराबर के लिए भी गणित में चिन्ह है ये, 3 के लिए ये अंक है, ये योग के लिए ये चिन्ह है ये, ठीक है। तो अपन इसको गणितीय रूप में निरूपित करने में अब दिक्कत क्या आ रही है कि कोई संख्या, अब कोई संख्या जैसे 3 होते 5 होते तो हमारे पास अंक है, लेकिन कोई संख्या को कैसे निरूपित करते हैं, कोई संख्या की जगह हम 5, 3, 7 कुछ तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या संख्या है, कौन सी है, चर राशियां हैं जिनके मान कोई निश्चित नहीं होते, जैसी जरूरत होती है वैसा मान उनका प्राप्त हो जाता है या हम मान लेते हैं। तो कोई संख्या जिसका मान हमको अभी पता नहीं है तो उसको हम कोई चर राशि मान ले, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, चाहे z मान लो। तो अब हमारे पास ये जो हिंदी का कथन था उसको हम गणितीय रूप में इस तरह से लिखेंगे कि x में यानी कोई संख्या में प्लस करने पर क्या, 3, x में 3 का योग करने पर किसके बराबर आता है, 10 का। तो इसको ऐसे लिखो वापस कि कोई संख्या है x, उसमें 3 जोड़ने पर कितना आता है, 10। तो ये जो बात थी कि किसी संख्या में 3 जोड़ने पर क्या आ जाता है, 10, इसको हमने किस रूप में लिख दिया, गणितीय रूप से निरूपित किया, तो ये आपका समीकरण बन गया। तो समीकरण क्या होता है, एक कथन होता है, एक कंडीशन दी होती है जिसको हम गणितीय रूप में निरूपित करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, तो कोई भी समीकरण हो उसमें 2 चीजें अवश्य होगी। क्या क्या, एक तो ये बराबर का चिन्ह, ऐसा कोई समीकरण नहीं होगा जिसमें बराबर का चिन्ह ना हो। तो एक समीकरण में इक्वल टू कहो या बराबर कहो ऐसा चिन्ह अवश्य होगा। दूसरा, उसमें कोई ना कोई चर राशि अवश्य होगी। तो समीकरण की क्या पहचान हुई कि जिसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का या बराबर का निशान हो या और उसमें कोई चर राशि हो, तो ये हमारा समीकरण हो गया। तो बात यहां तक समझ में आ गई हमको कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण क्या होते हैं, समीकरण गणितीय कथन होते हैं जिसमें एक बराबर होता है, एक चर राशि होती है और वो कोई कथन को रिप्रेजेंट करते हैं या निरूपित करते हैं। अब बात आती है समीकरण का हल। समीकरण का हल यानी समीकरण का हल का मतलब होता है जो चर राशि है, जो हमने ये कहा था कि कोई संख्या उसका मान ज्ञात करना। अब यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 10 आते हैं। तो यहां अगर गेस करके अपन आंसर निकाले तो कोई भी बता देगा कि ये कितना होगा, ये होगा आपका 7, कि 7 के अंदर हम 3 जोड़ते हैं
तो 10 आते हैं। तो यानी इस x की जगह जो हमको पता नहीं है उस जगह क्या मान है, उस जगह 7 है। तो ये इस समीकरण का हल हो गया कि अगर आप ये निकाल दो कि x बराबर 7 है तो इसका मतलब आपने क्या किया, समीकरण का हल कर लिया। इस हल करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। इसको हल करने, ये तो आसान था तो आपने क्या किया, गैस कर लिया। लेकिन ऐसा हर समीकरण में हो नहीं सकता क्योंकि एक ही कंडीशन नहीं होगी, उसमें कई कंडीशन लगी होगी। तो इसको हल करने के लिए एक बेसिक चीज को आपको नहीं भूलना है, वो ये है कि आप ये मान लो कि ये जो समीकरण है वो यहां से बैलेंस है। मतलब ये जो बराबर का निशान है इसके इधर की साइड को हम कहते हैं RHS और इधर की जो साइड है उसको कहेंगे LHS। और ये RHS और LHS हमेशा बराबर रहते हैं। ये अगर कभी बैलेंस बिगड़ा इसका मतलब आपने कुछ न कुछ त्रुटि कर दी, क्योंकि इसके बीच बराबर लग रहा है तो ये हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको एक तराजू मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक तराजू। और तराजू कैसी है, बैलेंस है, मतलब वो बैलेंस कंडीशन में है। और उसकी एक तरफ क्या पड़े हैं, एक x पड़ा है और एक 3 पड़ा है, दूसरी तरफ क्या पड़े 10। तो यूं मान लो कि तराजू के अंदर जैसे बाट होते हैं, ये क्या एक बाट है जिसका मान हमको पता नहीं है, एक दूसरा बाट है जो कितने किलो का, 3 किलो का, दूसरी तरफ जो एक बाट पड़ा वो कितने किलो का, उधर इधर यूं मान लो कुल वेट कितना है 10 किलो का। अब हमको इस जो वैल्यू पता नहीं है उसका मान निकालना है। तो हमको क्या करना है, कुल मिला के ये करना है कि किसी तरीके से इस तरह जो कि ये जो पलड़ा है इस पलड़े में खाली ये x बच जाए, यानी ये चर राशि बच जाए, बाकी सारे वेट निकाल दे। तो अगर इस पलड़े में हमको x ही रखना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन 3 को बाहर निकालते क्या होगा, ये तराजू का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसे बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, तो इधर से हम 3 निकालेंगे तो इधर से भी 3 निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इधर से -3 कर दो, यानी कि 3 बाहर ले लिए और इधर से भी 3 हटा दो। अब इधर कितना बच गया, इधर केवल x बच गया और इधर क्या बच गया, खाली 7। तो ये x का मान आ गया। तो इस तरीके से समीकरण का संतुलन बिगाड़े बिना हमको क्या करना है कि एक तरफ खाली चर राशि रखनी है, दूसरी तरफ जो भी मान आए वो चर राशि का मान हो जाएगा और आपका समीकरण हल हो जाता है। तो ये समीकरण की बेसिक जानकारी हो गई कि समीकरण क्या होते हैं और समीकरण का हल। अब जो इस प्रश्नावली में स्पेसिफिक चीज है वो है रेखिक समीकरण क्या होते हैं और 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। तो पहले अपन रेखिक समीकरण को समझना तो आसान है कि हमने बहुपद पढ़े और बहुपद में हमने पढ़े कि रेखिक बहुपद क्या होते हैं। तो रेखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें चर राशि की घात 1 से ज्यादा नहीं हो। तो सीधी सी बात है, किसी भी समीकरण में अगर चर राशि की घात 1 से ज्यादा नहीं है तो वो समीकरण कहलाएंगे रेखिक समीकरण। यहां लिख दो, चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, बराबर 1 होनी चाहिए। चर राशि की घात 1 होनी चाहिए। इसमें देख लेंगे, जैसे इस समीकरण में देख लो, इसमें चर राशि की घात 2 है तो ये रेखिक नहीं है। इसमें चर राशि की घात यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है तो ये रेखिक हो गया। इसमें भी चर राशि की घात 1 है तो ये रेखिक हो गया। तो यानी जिसमें चर राशि देखनी है हमको, चर राशि की घात अगर 1 है तो वो समीकरण क्या हो जाएगा, आपका रेखिक समीकरण हो जाएगा। और अगर 2 है तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा, 3 है तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। दूसरा है 2 चर वाले। तो चर राशि तो आप जानते हैं x, y, z, a, b, c ये सारी चर राशियां हैं। तो समीकरण में अगर चर राशियां 2 है तो वो 2 चर वाला समीकरण हो गया। जैसे इसमें 2 चर राशि है x और y तो ये 2 चर वाला हो गया। ये 2 चर वाला नहीं है, इसमें चर राशि कितनी है, 1 ही है, x, ठीक है। इसमें चर राशि कितनी है, 1 ही है, इसमें चर राशियां 2 है। तो इस प्रकार से चर राशि को ढूंढेंगे। अगर चर राशियां 2 है तो वो 2 चर वाले समीकरण हो जाएंगे और चर राशि अगर 1 है तो वो 1 चर वाले समीकरण कहलाएंगे। घात 1 है तो वो रेखिक। तो अब हम इस प्रश्नावली में जो पढ़ेंगे उसमें 2 कंडीशन है। हर समीकरण में चर राशियां कितनी होगी, 2, और समीकरण की घात कैसी होगी, 1, क्योंकि रेखिक है। तो चर तो 2 होने चाहिए और घात 1 होनी चाहिए। अब हमको ये जो 10 समीकरण दे रखे हैं अपन ने, इनमें से ढूंढकर पता लगाना कि कौन से समीकरण 2 चर वाले हैं और रेखिक है, जो हमारे इस प्रश्नावली में हमको हल करने हैं। अब यहां आते हैं पहले समीकरण के ऊपर।
पहले समीकरण में देखो घात कितनी है 2 और चर राशियां कितनी है 1, तो ये हो गया हमारा द्विघात और एक चर। तो दोनों ही में से एक भी कंडीशन नहीं लग रही, चर 2 होने चाहिए वो भी नहीं है, घात 1 होनी चाहिए वो भी। इसमें आते हैं अपन, घात कितनी है इसकी 1, तो ये हो गया रेखिक, और चर कितने 2 चर है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण, कौन सा 2 चर वाला रेखीय समीकरण। इसमें आ जाओ तो एक ही चर है, घात तो एक ही है तो रेखिक तो है, लेकिन इसमें चर राशि 1 है, तो इसको कह सकते एक चर का रेखिक है ना। चर एक ही है और रेखिक है, इसमें 2 चर है ए और बी और दोनों की घात 1 है, तो ये हो गया आपका 2 चर वाला रेखिक। ये हमारे सिलेबस का है। तो एक दूसरा ये हो गया, एक 2 चर वाला रेखिक ये हो गया, एक 2 चर वाला रेखिक है। ये रेखिक है, देखो इसमें घात 1 ही है, चर राशियों की घात 1 ही है, तो ये रेखिक तो है, लेकिन चर राशियां कितनी है 1 2 और 3, तो ये 3 चर का रेखिक हो गया, 3 चर और रेखिक। तो ये भी हमारे सिलेबस का नहीं है। ये इसमें चर 2 है x और y, लेकिन ये त्रिघाती हो गया, तो ये भी हमारे इस प्रश्नावली के रेंज का नहीं है। ये ले लो, इसमें 2 चर है और रेखिक है, तो ये हमारे। तो इस तरह से हमको पहचान करने आनी चाहिए कि कौन से समीकरण रेखिक है और कौन से द्विघाती है, कौन से त्रिघाती है। इसी प्रकार उसमें चर राशियां कितनी है ये भी पहचान में आना चाहिए। ये रेखिक है लेकिन चर राशि 1 है, ये रेखिक भी है और 2 चर है, तो ये हमारे प्रश्नावली से संबंधित है। और ये भी देखो 2 चर है और रेखिक है, तो ये जो है 2 नंबर 4 नंबर 7 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर, ये सारे समीकरण कैसे हैं 2 चर वाले और रेखीय समीकरण युग्म है। और इस प्रश्नावली में हम इस तरह के प्रश्नों को हल करना, समीकरणों को हल करना सीखेंगे। एक बात और कि अगर कोई एक अज्ञात राशि यानी एक राशि ज्ञात, एक चर हो समीकरण के अंदर, यानी एक अज्ञात राशि हो, तो एक समीकरण से वो हल हो जाएगा। जैसे हमने अभी किया x + 3 = 10। लेकिन अगर 2 अज्ञात राशियां है, या जैसे ये है x + 3 = 10, तो हमने इसको एक समीकरण से हल कर दिया। लेकिन अगर ये दूसरी संख्या भी गायब होती, जैसे मैं मान लो आपको ये कह दूं कि एक कोई संख्या है उसमें एक दूसरी संख्या जोड़ने पे 10 आते हैं, तो एक कोई संख्या है यानी हमको नहीं पता, दूसरी कोई है वो भी हमको नहीं पता, लेकिन दोनों का जोड़, तो दूसरी नहीं पता तो उसको y मानेंगे। दोनों ही नहीं पता लेकिन उनकी जोड़ कितनी है 10, तो लिख दिया हमने। अब कोई कह दे भाई कि बताओ इनका मान निकालो, तो कैसे हल करेंगे। देखो ये अगर 1 है यानी दोनों का जोड़ कितना है 10 है, हमको पता है ये 1 है और ये 9 है, तो भी 10 हो जाएगा। तो x का मान 1 और y का 9 हो सकता है, लेकिन इसी से जरूरी नहीं ये हो, दूसरा मान भी हो सकता है कि x का 2 हो और y का 8 मान हो, तो भी 10 आ जाता है। x का 3 हो और y का 7 हो, तो भी 10। इसके अलावा दशमलव में अनंत मान आ सकते हैं। तो जब 2 चर राशि हो और एक ही समीकरण दिया हो, यानी एक ही कंडीशन दे रखी हो, तो x और y के अनंत मान प्राप्त हो सकते हैं, कोई भी मान आ सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ता है कि हमको 2 अगर अज्ञात राशियां हैं या 2 अज्ञात संख्या हैं या समीकरण के अंदर 2 चर राशियां हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको 2 कंडीशन दी हुई होनी चाहिए। अगर 2 कंडीशन हमको दे रखी है तो हम 2 अज्ञात राशियों के यूनिक मान निकाल लेंगे। यानी अब अगर मैं इसको यूं और कह दूं कि x और y यानी 2 संख्या है जिनकी जोड़ 10 है और दोनों में अंतर कितने का है 2 का है, x जो है वो y से 2 बड़ी है, ठीक है, तो यानी x में से y घटाने से 2 आता है। तो अब हम इसको हल कर सकते हैं, अब x और y के मान निकाल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ें तो 10 आए और उनको बाकी करें तो 2 आए। तो ऐसी आ जाएगी आपकी एक ही संख्या आएगी 6 और 4, 6 में से 4 घटाओ तो 2 आएंगे और 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10। तो अगर 2 समीकरण हमको दे रखे तो हम 2 चर राशियों के मान निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर जितने भी समीकरण आएंगे वो हमारे किस रूप में आएंगे 2 समीकरणों के जोड़े के रूप में आएंगे, यानी युग्म के रूप में आएंगे। तो 2 चर वाले होंगे समीकरण 2 चर वाले होंगे, रेखिक होंगे और जोड़े में होंगे। हमेशा 2 समीकरण होंगे हमारे पास, 2 चर वाले, एक घात वाले, और समीकरण की संख्या कितनी होगी 2।
उनको हल हमको इस प्रश्नावली में करना है, और इस प्रश्नावली में हमको हल करने की कितनी विधियां सीखनी है? 4। तो इसको भेजो में पहले से बिठा लो कि हमको 4 विधियों को टिक करना है सीखते हुए, कि हाँ ये हमने सीख ली, ये सीख ली, ये सीख ली और ये सीख ली। वो चारों विधियां, पहली विधि ग्राफीय विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन और चौथी वज्रगुणन। इसको हम इससे संबंधित सवाल करेंगे 3.2 में, इससे संबंधित सवाल हम करेंगे 3.3 में, इससे संबंधित आ जाएंगे आपके 3.4 में, और इससे संबंधित 3.5, और आगे हम फिर इनके मिक्स सवाल करेंगे। तो एक एक विधि को अच्छी तरह से सीखना है, क्योंकि चारों विधि में से किसी भी विधि पर सवाल आ सकता है कि इस विधि से हल करो। तो ऐसे नहीं कि एक विधि से हम सीख गए और कि हम सवाल कर लेंगे, विधि के नाम से सवाल आएगा कि आपको इस विधि से हल करना है, तो हमको चारों विधियां कंप्लीट करनी है। तो अब हम शुरू करते 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब एक आदमी है जो अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, यानी मेरी उम्र तुमसे 7 गुनी ज्यादा थी। अब से 3 वर्ष बाद, यानी आज जो है वर्तमान, उससे 3 साल बाद जब मैं आप दोनों अपन कितने हो जाएंगे, 3 साल बड़े हो जाएंगे, तब मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे कितना बड़ा होऊंगा? 3 गुना। क्या ये मनोरंजक है? नहीं, मनोरंजक बिल्कुल नहीं है, ये फैक्ट है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो ये इसमें हमको वैसे हल करना नहीं है। बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है इसके समीकरण बनाना, और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने का मतलब इसका ग्राफ में निरूपण करना है। आंसर निकालने की इसमें जरूरत नहीं है। पर आयु संबंधी प्रश्न है ये, और आयु संबंधी प्रश्न जब भी आते हैं तो ज्यादातर में क्या होता है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करो, वर्तमान आयु को x मान लो या y मान लो, और ये 2 चर वाले समीकरण है। तो एक की आयु को हमको क्या करना है, x मानना है, और दूसरे की आयु को y। तो ऐसे लिख दो कि आफताब की ऐसे लिखो इसको, आफताब, और यहां पुत्री की आयु लिख दो। दोनों की कर दो, ये यहां कर दो वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु तो दोनों की क्या मान लो, x। आज दोनों की उम्र, आफताब की उम्र कितनी है, x, और पुत्री की आयु क्या मान लो, y। तो 7 साल पहले इनकी उम्र कितनी होगी, यहां लिख दो 7 वर्ष पूर्व। 7 साल पहले आयु। आज कोई भी इंसान जितने उम्र का है, 7 साल पहले उससे 7 साल छोटा था। तो आज अगर आफताब x वर्ष का है तो 7 साल पहले वो कितना होगा, x - 7, यानी जितनी उम्र आज है उससे 7 साल वो छोटा था। इसी तरह पुत्री अगर आज y साल की है तो 7 साल पहले वो भी आज की उम्र से 7 साल ही छोटी थी। तो ये कर दो y - 7। ये दोनों की 7 साल पहले की, ये दोनों की आज की उम्र है, ये आफताब की उम्र, ये पुत्री की, दोनों की आज की उम्र, ये दोनों की 7 साल। एक कंडीशन और आ रही, 3 वर्ष बाद, तो ये भी साथ ही निकाल दो। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, आज आफताब कितने का है, x साल का, तो 3 साल बाद 3 साल और ज्यादा बढ़ जाएगी उसकी। तो आज अगर x है तो 3 साल बाद उसकी उम्र 3 वर्ष और बड़ी होकर के कितनी हो जाएगी, x + 3। इसी प्रकार पुत्री जो आज y साल की है, 3 साल बाद और बड़ी होकर 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y + 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आफताब और उसकी पुत्री की उम्र आ गई। कब कब की उम्र, आज की उम्र क्या है वो आ गई, 7 साल पहले उम्र क्या थी वो आ गई, और 3 वर्ष बाद क्या होगी वो आ गई। अब हम इसको निरूपित करते, समझने की कोशिश करते। पहली बात इस पर गौर करो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 साल पहले जो उम्र थी, क्या थी वो उम्र, ये रही। इसको देखते, 7 साल पहले आफताब की उम्र कितनी थी, x - 7, और पुत्री की उम्र कितनी थी, y - 7। यहां लिख देते, ये हो गई आफताब की उम्र 7 साल पहले की, और ये हो गई पुत्री की उम्र। ये आफताब कह रहा है, ये आफताब की उम्र है। आफताब कह रहा है कि ये जो 7 साल पहले की उम्र है ना,
उस समय मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। अब 7 गुना बड़ा था तो ये आयु 7 गुनी बड़ी होगी। कौन सी? आफताब वाली। ये आफताब की उम्र है, ये पुत्री की 7 साल पहले की। आफताब 7 गुना बड़ा था तो ये जो संख्या है, जो उम्र है, उससे ये कितने ज्यादा बड़ी है? 7 गुनी। यानी आफताब की उम्र इससे 7 गुनी बड़ी है। और समीकरण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बराबर लगाना है। तो अगर ये जो संख्या है, जो आफताब की उम्र है, ये इस संख्या से 7 गुनी बढ़ी है, तो बराबर तो नहीं लगा सकते। बराबर लगाने के लिए बराबर करनी पड़ेगी। तो ये चीज यानी ये संख्या या ये उम्र इस उम्र से 7 गुनी ज्यादा है, तो बराबर लगाने के लिए एक काम करो, इसको भी 7 गुना कर दो। तो पहले ये 7 गुनी थी इससे, अब इसको भी 7 गुना कर दिया तो दोनों बराबर हो गई और ये लगा दिया बराबर। ठीक है, अब ये कैसे? इसको हल कर लो। हल करेंगे तो क्या होगा? इसको यहां लिख दो, 7 वर्ष पूर्व की उम्र। ठीक है, अब इसको हल करो तो ये हो गया x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है, इसको ले लो इधर, संख्याओं को ले जाओ इधर। ये हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 49 प्लस 7 x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये आ गया आपका पहला समीकरण, जो पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन क्या दे रखी थी? 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब दूसरी कंडीशन ये कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 साल बाद की कंडीशन लेते हैं। 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 3 वर्ष बाद की उम्र लिख दो। ये 3 साल बाद आफताब की उम्र, और ये 3 साल बाद उसकी पुत्री की उम्र। ये 3 साल बाद की पुत्री की उम्र है, ये 3 साल बाद की आफताब की उम्र है। तो आफताब कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूं उस समय, तो यानी इस उम्र से ये उम्र 3 गुनी बड़ी है, हमको बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए क्या है? अगर ये इससे 3 गुना है तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, ये दोनों बराबर हो गई। तो ये हो गया आपका x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो x माइनस 3y बराबर 6। ये 3 इधर जाके 9 में से घट जाएंगे और ये 3y इधर आके माइनस के हो गए। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे क्या आ गए? दोनों ही समीकरण आ गए, यानी हमने बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया। अब क्या करेंगे? हमको इनको ग्राफीय रूप में भी निरूपित करना है, यानी ग्राफ के ऊपर भी इनको बनाना है। तो हम एक एक समीकरण लेंगे और क्या करेंगे? इनके ग्राफ के ऊपर मान निकालने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो ग्राफ के ऊपर जो x और y के मान आएंगे उनको निकालकर ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। एक नंबर समीकरण है आपका x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको हल कर लो और ये कोशिश करो कि एक चर तो एक तरफ रह जाए, बाकी सारी संख्याएं और चर दूसरी तरफ चले जाए, ताकि हम एक एक मान रखते रहें और दूसरे का मान निकलता रहे। तो वैसे जनरल किसी को भी इधर रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम y को इधर रख लेते हैं और बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाता है? माइनस 7y बराबर माइनस के 42 माइनस x, और ये माइनस 7 उधर जाएगा तो y बराबर माइनस, इस माइनस को कॉमन ले लो तो 42 प्लस x बटा माइनस 7, ये कट गया तो ये आ गया आपका y बराबर 42 प्लस x बटा 7। अब क्या करना है हमको? यहां x और के मान रखने और y के मान ज्ञात करने। कैसे करेंगे? शुरू करते हैं। y बराबर, अब यहां देखो कि हम यहां x का कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि ऐसी संख्या आए जुड़ करके कि उसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ताकि क्या होगा कि हमको दशमलव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जहां नहीं चल रहा काम और दशमलव आ रहे हैं तो वहां जाएंगे, लेकिन जहां तक हो सके अगर टल सकता है तो उसको टाल सकते हैं। तो यहां देखो 42 में 7 का भाग जा रहा है,
तो x का मान 0 ले लोगे तो चला जाएगा, तो ये ले लिया x का मान 0, तो y बराबर हो गया 42, x बराबर क्या लिया 0, तो y बराबर 42 प्लस 0 बटा 7, 42 प्लस ये हो गया 42 प्लस 0 42 7, तो ये आ गया आपके 6। x का मान 0 लेने पे y का मान आया 6। अब हम x का मान क्या लें, x बराबर, अब देखो यहाँ क्या लेंगे, अगर 1 लेते हैं तो 42 और 1 43 बटा 7 पूरा भाग नहीं जाता है, तो सीधा 7 ले लो, क्या ले लो 7, 7 लेने पे क्या होगा, ये हो जाएगा x बराबर 7 लेने पर, x बराबर 7 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 42 प्लस 7 बटा 7, ये हो गया 49, 49/7, ये आ गया आपका 7, 7 हो गया। ठीक है, अब हम x का मान लेते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 14 ले सकते हैं तो 56 हो जाएगा, 56 में 8 बार भाग चला जाएगा 7 का, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि -7 ले लो, -7 लोगे तो 35 आ जाएगा, और यहाँ तो -7 ले लो, ठीक है -7 ले लिया, तो x बराबर -7 लेने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 42 -7 बटा 7, ये हो गया 35, 35 बटा 7 यानी 5। तो ये हमारे क्या आ गए, x और y के 3 मान आ गए, किससे, समीकरण नंबर 1 से। अब हम ऐसे के ऐसे क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 से भी ये ऐसे मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो लेते हैं समीकरण नंबर 2, x माइनस 3y बराबर 6, ये है आपका समीकरण नंबर 2। इससे भी क्या करेंगे हम, x और y के 3 मान निकालेंगे। तो यहां बना देते हैं इसको, एक बार इधर ले लो x को, तो -3y बराबर 6, और ये -x उधर गया तो -x हो गया। इस 3 को यहां ले लो, तो y बराबर 6 - x -3, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा x - 6 बटा 3, ये माइनस बाहर आया और ये भी माइनस आया, कट के x - 6 बटा 3। अब यहां बना दो टेबल, हमको क्या करना है, x के मान लेने और y के मान निकालने। तो y बराबर क्या आया, x - 6 बटा 3। तो अब ये कोशिश करो कि x का जो भी मान लो उसमें से 6 घटाने के बाद जो संख्या बचे, x - 6 है ना, तो यहाँ जो भी x का मान लो 6 घटाने के बाद जो बचे उसमें 3 का भाग चला जाए तो आपके दशमलव में नहीं आएगा। तो पहले तो यही करो कि 0 ले लो, x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 - 6 बटा 3 बराबर -6 बटा 3, तो ये आ गया -2। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ऐसा कोई मान ढूंढो जिसमें से ये घटा, तो 3 ले लो, 3 में -6, 3 - 6 कितना जाएगा, -3, तो x बराबर 3 ले लो, यहां ले लिया 3, तो ये हो गया आपका y बराबर 3 - 6 बटा 3, कितना आ गया, -3 बटा 3 बराबर -1, तो ये हो गया आपका -1। एक और वैल्यू लेनी है हमको, 0 ले लिया, 3 ले लिया, 6 ले लो, x बराबर 6 ले लो, तो x बराबर 6 लेने पर x बराबर क्या ले लिया, 6, तो x बराबर 6 लिया, तो यहाँ आ जाएगा आपका y बराबर x - 6 है बटा 3 है, ये हो गया 6 - 6 बटा 3 यानी 0 बटा 3 बराबर 0। तो इस तरह हमने क्या किया, दोनों समीकरण के 3 मान हमने x के और 3 मान हमने y के निकाल लिए। अब हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए इसको हम पहले बिठाना पड़ेगा, तो इन दोनों मान को वहां लिख देते हैं। समीकरण 1 की क्या वैल्यू है, x और y,
0.7 और समीकरण 2 के जो मान आए वो ये इधर लिख दिया। अब हम इसको साफ करके यह ग्राफ बनाएंगे। अब हम इन मानों को इस ग्राफ के ऊपर बनाने का प्रयास करेंगे। वो समीकरण नंबर 1 के ये मान है और ये सारे समीकरण नंबर 2 के। पहले 1 को बना लेते हैं। 1 में x का मान जब 0 है तो y का मान 6, x का 0 ये रहा और y का 6 ये रहा। तो हमारा आया पहला बिंदु यहाँ, x का 6 और y का x का 0 और y का 6, ये बिंदु है। दूसरा है x 7 y 7, x का मान 7 ये रहा, y का 7 यहाँ आएगा आपका, तो ये आ जाएंगे दोनों यहाँ। फिर x का -7 और y का 5, या y का 5 और x का -7 ये आ जाएगा आपका। तो इस तरह से इसको हम ऐसे ये लाइन प्लॉट कर देंगे, ग्राफ के अंदर बनाना है आपको ये। फिर दूसरा समीकरण, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ एक समीकरण जो भी था वो लिख दोगे। समीकरण नंबर 2, x का मान 0 - 2, x का 0 y का -2, x का 0 ये रहा, y का -2 ये रहा, x का 3 y का -1, x का 3 और y का -1। इसी प्रकार x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0 ये रहा। तो ये ऐसे लाइन बस। तो ये क्या हो गया आपका, हमने आप क्या किया, समीकरण नंबर 2 हमने दोनों समीकरणों को ग्राफीय रूप में निरूपित कर दिया। इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे वो सारे समीकरण नंबर 1 के हल होंगे। इस लाइन के ऊपर जितने भी हल आएंगे वो समीकरण नंबर 2 के हल होंगे। और जो बिंदु इन दोनों लाइनों पर होगा, यानी जहां पर ये लाइनें क्रॉस करेगी, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो इन दोनों समीकरणों के कॉमन हल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमको हल निकालने नहीं है, वरना ये लाइनें बहुत आगे जाके मिलेगी, तो ये हमको निकालने हैं नहीं, हमको खाली ग्राफ में निरूपित करना था, जो हमने कर दिया। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। धन्यवाद।